अब अल्लाह मियाँ ने चार हाथ तो बख्शे नहीं कि आफिया और असद के साथ साथ तुम्हारी घड़ी पर्स का भी हरदम ख्याल रख पाऊँ। अनम ने प्रभाकर की दरख्वास्त का हल्के अल्फाजों में झुंझलाते हुए जवाब दिया। अरे अब मैंने क्या बोल दिया? देर हो रही थी इसलिए कहा। अच्छा ठीक है, जाओ जाके आफिया को संभालो। प्रभाकर रुमाल को करीने से तहत करते जेब में रखकर बाहर की ओर निकल गया। अभी नीचे बालकनी तक ही पहुंचा था कि मोबाइल की घंटी बज उठी। हेलो, प्रभाकर से बात करनी है, कड़े स्वर में कोई दूसरी तरफ से बोला। हाँ जी बोलिए, मैं प्रभाकर बात कर रहा हूँ। अबे बात समझ नहीं आती तेरे को? कटुआ बनने का ज़्यादा शौक चढ़ा है, खानदान फूंक डालूंगा तेरा। याद रखना, राइस एंड साइन में जाते हैं तेरे दोनों बच्चे। आखिरी बोल रहा हूँ, अगर बीवी बच्चों की सलामती चाहता है तो चुपचाप तीनों का धर्म बदलवा दे। तेज को सोवन मंदिर के बगल वाली नहरिया के पास तीनों को लेके पहुँच जाना, और अगर नहीं पहुँचे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यह बोलकर कॉल कट गई और शरीर में आई ठंडक और पैरों की चिकनाहट को साफ तौर पर प्रभाकर महसूस कर रहा था। बालकनी से बैठक की ओर जाते दोहरी का सहारा लिया खड़ा प्रभाकर आज कुछ सोच में पड़ गया था। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसके पास इस तरह के थ्रेट मैसेज नहीं आए थे। असद के अकीहा और दाखिले के वक्त भी ऐसे ही नामुरादों के मैसेज आते थे। शुरुआत में ज़रूर उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन जब उन जलील मैसेजों का आना फिर भी नहीं रुका तो धीरे धीरे उनसे पुलिस कर्मियों के लिए कहना भी बंद कर दिया। शुक्र रहा कि इस बीच कोई अनहोनी नहीं हुई और इस बात को एक अरसा बीत गया, लेकिन आज तक बात कुछ और थी। किसी ने आज तक कॉल करके धमकाने की जुर्रत नहीं की थी, जिसे बेपरवाही से नहीं लिया जा सकता। अपने ऊपर चलो ठीक है, लेकिन बात अगर परिवार पर आ जाए तो आदमी को एहतियात बरतनी ही पड़ती है। डर थोड़ा कम हुआ तो ऑफिस के लिए बैग के कंधे से उतारकर हाथ में एक और दबाया और वापस अपने कमरे में दाखिल हो गया। ऐसी ऑन करके लंबी सांस ली और अनम ने पानी लाने की कहा। अरे वापस आ गए, अभी क्या भूल गए? अनम बोलते बोलते रुक गई और पसीने से तरबतर और घबराए प्रभाकर को देखकर अनम भी घबरा गई। थोड़ी देर बाद पूरा वाक़या अनम को बताया और फिर अनम ने बाकी रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दे दी। शाम तक कोई 10-12 लोग घर में जमा हो गए थे। अनम के वालिद भी अलीगढ़ में स्कॉर्पियो करके गोरखपुर आ गए थे। गाजियाबाद में पढ़ रहे अनम के भाई को भी आते हुए साथ ले आए थे। इसके अलावा मोहल्ले के 3-4 घरों के लोग मजमून का जायज़ा ले रहे थे। भैया मैं तो कहता हूँ ज़्यादा सोचो मत, बच्चों का नाम बदल लो और पुलिस में रपट दर्ज कराओ, यही सही है। चाय में बिस्कुट डुबोते बिहारी बोला। बिहारी प्रभाकर के ऊपरी फ्लोर में रहता था। हाँ मेरे बच्चे, खुदा ने भी आदमी की पहली जिम्मेदारी अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुकम्मल की है। यह समझ एहतियात बरतने का है। पिछली दफ़ा तुमने अपनी मर्जी चलाई थी, लेकिन खुदा के वास्ते इस बार मेरी बात मान और इसके नाम बदल दो। आफिया और असद दोनों के ही। अनम की अम्मी बुरके से आंसू पोंछते हुए बोली। बकरियों की राय भी जब प्रभाकर से नहीं मिली तो एक दफ़ा उसने अनम की ओर देखा। खौफ से सहमी अनम की आंखें सब कुछ बयान कर रही थीं। जिंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती, इस बात को भी वे दोनों समझते थे, लेकिन आज बात अपने वजूद और अपनी आज़ादी को जिंदा रखने की थी, जिसके प्रभाव के समझौता करने को तैयार नहीं था। और इससे भी बढ़कर वो वादा जो हमने निकाह के वक्त अनम से किया था कि चाहे जो हो जाए उसकी पहचान पर कभी आंच नहीं आने देगा। उसका मानना था कि उनके बच्चों के नाम क्या होंगे, उनकी तालीम क्या होगी, इन मामलों में पहला हक माँ बाप का होना चाहिए, न कि धर्म के ठेकेदारों का। सबकी सुनी लेकिन मानी किसी की भी नहीं। देर रात पड़ोसियों को और 3 दिन बाद अनम के वालिद और भाइयों को विदा करने के बाद प्रभाकर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोबारा रम गया। अनम ज़रूर अभी भी घबराई हुई थी, लेकिन बच्चों की खुद स्कूल से लाने और छोड़ने लगी। प्रभाकर ऊपरी तौर पर दिखाता नहीं था, लेकिन भूला वो भी कुछ नहीं था। 23 तारीख आने में घटते हुए दिन वाकई उनको घबराहट लगातार बढ़ती जा रही थी। लिहाजा इस बीच की एक एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज करा दी।
मालूम तो उसे था कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही होगी, लेकिन फिर भी एक बाप तो बाप ही होता है ना, जो भी नाउम्मीद हुए हर हाल में अपने चमन की हिफाजत करता है। खैर 23 आई और चली गई। ऑफिस से पिछले 4 दिन से छुट्टी पर बैठे प्रभाकर ने अपने अध्यक्ष के मिन्नतें करके एक कांस्टेबल घर के बाहर तैनात करा लिया। वो कांस्टेबल अपनी ड्यूटी देने के बजाय रस्सू की जोरमाइश ज़्यादा करता था। दिन भर खाने पीने की तमाम फरमाइशों से जीना हराम कर दिया था। कुछ कहो तो बच्चों के सामने गालियाँ की बौछार कर देता। बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी जिल्लत न कराना अनम और प्रभाकर को मंजूर था। 28 तारीख को अध्यक्ष साहब ने कांस्टेबल को वापस बुला लिया। कांस्टेबल के न रहने से अब सभी घर में ही दुबके रहने लगे। पास के लोगों ने भी धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अभी तक आस पड़ोस की जो औरतें अनम को घर आकर सब्जी तरकारी दे जाती थी, वो भी अब अपने शौहर के डर से आना बंद करने लगी थी। ऊपर फ्लैट में रहने वाला बिहारी भी अब सीधे मुंह बात नहीं करता था। सब धीरे धीरे कट रहे थे। अनम रोज बच्चों के नाम बदलने के लिए समझाकर जब थक जाती तो अपने आंसू बालिश से बात करके बहाती, लेकिन प्रभाकर उसका क्या, वो किससे अपने जज्बात जाहिर करे। अनब थी जो कि समझाना ही नहीं चाहती थी, और पुलिस जो कि उसकी हर दरख्वास्त को टाल रही थी। इस बीच जब सोसाइटी की सेक्रेटरी से किसी ने शिकायत लगा दी और एक सुबह आकर उसने फ्लैट खाली करने की तारीख मुकर्रर करा दी, तो प्रभाकर से रहा नहीं गया। बहस करते करते उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जाहिर तौर पर वो आंसू बच्चों की जान पर मंडराते खतरे के भाप कर आ गए थे, लेकिन वो करता भी तो क्या। हर जगह तो कोशिश करके देखी जा चुकी थी, फिर चाहे वो पुलिस हो या नेता नगरी। सोशल मीडिया पर भी उसने अपनी बात रखने की कोशिश की थी। ट्विटर, फेसबुक, हर जगह नतीजा सिर्फ रहा था। सिक्योरिटी को 1 घंटा भर हो गया था। वो 3 हफ्ते की मोहलत दे गया था। अनम अपने आंसू पोंछते हुए प्रभाकर को हौसला दे रही थी। दोनों बच्चे सहमे हुए उनसे लिपट गए थे। कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या किया जाए। एक नामुराद फ़ोन कॉल इस कदर जीना हराम कर देगी, कभी सोचा नहीं था। अपने बच्चों की सिर चूमता हुआ प्रभाकर बोला कि चलो आज कहीं बाहर जहाँ खाने चलते हैं। दोनों बच्चे खुशी से झूम पड़े। उनके लिए तो ये बात पल में तोला पल में मासा जैसी थी। अभी 2 मिनट पहले सहमे से खड़े थे और अभी देखो कैसे चहक रहे थे। अनम जरूर किचन से आंसू झलकाती प्रभाकर की ओर देख रही थी। शायद वो समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा करके प्रभाकर अपनी बहादुरी दिखाना चाहता है या बेवकूफ़ी। खैर जो भी हो, इस बात ने घर में पिछले 2 हफ्ते से बने डर को फौरी तौर पर ही सही लेकिन काफूर जरूर कर दिया था। बोहरी ब्रदर्स के यहाँ खाने के लुत्फ लेने से पहले ढेरों सेल्फी के दौर चला और अनम भी आज काफ़ी दिनों तक खुश नजर आई। प्रभाकर उस हंसी को अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता था। खाने के बाद बच्चों की फरमाइश पर आइसक्रीम मुकम्मल हुई। लौटते हुए बच्चों का गाड़ी से बाहर गुब्बारे लहराना प्रभाकर को इतनी खुशी दे रहा था कि वो 2 हफ्ते की सारी कड़वाहट यादें भूल गया। 9:30 बजे लौटकर गाड़ी पार्क करी और घर में दाखिल हुए। अनम कपड़े बदलने दूसरे कमरे में चली गई। प्रभाकर अभी भी कॉल से बच्चों के साथ खेलने में मशगूल था। इस दौरान असद की नज़र अखबार में लिपटे एक लाल रंग की चीज़ पर गई। अखबार खुल गया था और उसके अंदर रखी पॉलीथीन भी। पापा यह क्या है? मासूम असद पॉलीथीन को उठाए हुए बोला। किसी नौजवान की कपकपी छुड़ा देने वाली उस विभक्त दृश्य को देखने वाला प्रभाकर सन्न रह गया। हराम के जनों ने एक निगरी बकरे के बाद बच्चे का सर कलम करके प्रभाकर के घर में फेंक दिया था। उसने बिजली की तेजी से उस पॉलीथिन को असद के हाथों से झटकर एक ओर फेंका और दोनों बच्चों को सर दूसरी ओर घुमा दिया। आवाज़ सुनकर इस दौरान अनम भी बाहर आ गई थी। चारों तरफ फैला खून देखकर उसकी चीख निकल गई। सब कुछ दिल दहलाने देने वाला था। अनम के साथ बच्चों को दूसरे कमरे में भेजने के बाद प्रभाकर ने थोड़ा होश संभाला और हॉल की पड़ताल करनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में सोफे के बगल में रखे टेबल लैंप के पास एक और कागज़ टुकड़ा पत्थर में लिपटा हुआ पड़ा था।
खोलकर देखा तो 4 भद्दी गालियाँ और वही धर्म परिवर्तन वाली बात लिखी थी। अनम बच्चों को सुलाकर आई तो प्रभाकर के हाथ में उस खत को देखा कि बिना पढ़े ही बोली, वही नाम बदलवाने वाली बात लिखी है। आखिर क्यों हम सभी के जान के दुश्मन बन गए हो तुम? क्यों नहीं समझ आ रहे कि वो लोग मार डालेंगे हमारे बच्चों को? उस बकरे के बच्चे के सर को हमारे घर में डालने की मतलब क्या है? तुम्हें समझ नहीं आता? वो ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अनम कुछ ना कह पाती। प्रभाकर ने उसे रोक दिया। कही ठीक है, वो बोला। क्या ठीक है? थोड़ा अचरज से अनम ने पूछा। बदलाव लेंगे धर्म? कंधों की सिकुड़ता एक लंबी सांस छोड़ते प्रभाकर ने जवाब दिया। अपने बच्चों की मासूमत पर पाखंडी गिद्धों का साया देखकर अब प्रभाकर ने हथियार डाल दिए थे। उस रात उसने अपने वजूद से समझौता कर लिया था कि क्योंकि अब हर बगावत बच्चों की मौत के मुंह पर धकेल देने वाली बात होगी। अनम खुश थी कि चाहे जो भी हो, कम से कम हम जिंदा तो रहेंगे। यह बात उसे बेहिसाब खुशी दे रही थी। अलीगढ़ फ़ोन किया और फैसले की इत्तला अजीमजान को दी। उसकी आंखों में आंसू आज भी थे, एक आंख में जिंदा रहने की खुशी के साथ और दूसरी आंख में वजूद की गमी के। इस स्टोरी में अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ कीजिए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।